इस वीडियो में हम एब्डोमेन एग्जामिनेशन पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिकली तो आपको इसको एग्जामिन करके देखना होगा, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एब्डोमेन एग्जामिनेशन में सबसे पहले इंस्पेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 9 रीजन्स किस तरीके से बढ़ते हैं। तो हम अपने एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो डिवीज़न होगा वो होगा 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस के थ्रू। तो जो हमारे पास में वर्टिकल लाइंस हैं दो, वो किस तरीके से बनेंगी, वो मिड क्लैविकुलर ऊपर और मिड इंग्वाइनल, इन दोनों के मिलने से जो लाइन बनेगी मिड क्लैविकुलर और मिड इंग्वाइनल। तो इनसे 2 वर्टिकल लाइंस बनने वाली हैं, और यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगी, और ये लाइंस होंगी सब कॉस्टल, और सेकंड जो होगी वो होगी ट्रांस ट्यूबरकुलर। अब ये जो 2 वर्टिकल लाइंस हैं ऊपर, और यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई हमारे पास में, इनके थ्रू 9 रीजन्स में हम अपने एब्डोमेन को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 9 रीजन्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पर एक अम्बिलिकल रीजन होगा। अम्बिलिकल के जो ऊपर होगा उसको कहेंगे एपिगैस्ट्रिक, और उसके नीचे जो होगा वो होगा हाइपोगैस्ट्रिक। उसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं वो राइट एंड लेफ्ट में आएंगे, जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, फिर उसके नीचे राइट लंबर और लेफ्ट लंबर, फिर राइट इलियक और लेफ्ट इलियक। इस तरीके से 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ एब्डोमेन। तो जो नॉर्मल शेप होगा, अगर हम इसके नॉर्मल शेप की बात करें तो नॉर्मल शेप इसका फ्लैट होता है, लेकिन इसका स्केफॉइड भी हो सकता है। स्केफॉइड किस केस में हमें देखने को मिलेगा, इट विल बी सीन इन एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन के इस एडवांस स्टेजेस में हमें स्केफॉइड मिल सकता है, या फिर माल न्यूट्रिशन के केस में भी मिल सकता है। यानी नॉर्मल शेप जो है वो फ्लैट है, लेकिन स्केफॉइड मिल सकता है एडवांस स्टेजेस ऑफ स्टारवेशन या फिर माल न्यूट्रिशन के केस में भी हमें देखने को मिलेगा। अब हमारे एब्डोमेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, रेक्टस मसल होगी, और जो 2 रेक्टाई होते हैं ये एक दूसरे से कंटिग्यूअस होते हैं, यानी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, जैसा आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं। लेकिन क्या हो सकता है कंजेनाइटल केसेस में, या फिर कुछ ऐसे केसेस जैसे हम देखते हैं कि ओबेसिटी के केस में, एसाइटिस के केस में, ओबेसिटी, एसाइटिस, सिमिलरली प्रेगनेंसी, इन सब केसेस में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर जो इसकी कंटिन्यूटी थी वो टूट चुकी है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डीवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई। तो अगर इसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है तो हम इसको डीवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई बोलेंगे, जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। तो एब्डोमेन जो है इसका डिस्टेंशन भी हो सकता है। अब इसको हम याद कर सकते हैं, इसमें किस किस केसेस में ये डिस्टेंशन होने वाला है, एफ के थ्रू। जैसा फर्स्ट हम देख रहे हैं फैट के केस में, यानी ओबेसिटी के केस में डिस्टेंशन हो सकता है। नेक्स्ट एफ जो है वो फ्लूइड के लिए होगा, यानी एसाइटिस के केस में। फ्लेटस, अगर गैस बिल्डअप हो चुका है। फिकस, जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में ऐसा हो सकता है। सिमिलरली एक और हो सकता है फुल यूरिनरी ब्लैडर। तो अगर हमारा ब्लैडर फुल होगा तब भी हमें डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन मिल सकता है। अब ये जो डिस्टेंशन है ये 2 तरह के हो सकते हैं, इट कैन बी जनरलाइज्ड और इट कैन बी लोकलाइज्ड। तो ये डिस्टेंशन जनरलाइज भी हो सकते हैं और लोकलाइज भी। अब जनरलाइज डिस्टेंशन कैसे मिलेगा, जैसे अभी हम एग्जांपल देख रहे थे एसाइटिस के केस में या ओबेसिटी के केस में, ये जो डिस्टेंशन होगा ये जनरल होंगे, जनरलाइज्ड होंगे। लेकिन अगर ये लोकल एरिया पर हो, लोकलाइज्ड हो, तो ये कुछ खास कंडीशंस में हो सकते हैं, जैसे हिपैटोमेगाली के केस में। तो जनरलाइज एसाइटिस और ओबेसिटी के केस में मिलेगा, और लोकलाइज जो है कुछ स्पेसिफिक विसरोमेगाली जिसको कहते हैं, यानी ऑर्गन का बड़ा हो जाना, जैसे हिपैटोमेगेली
लीवर का इनलार्जमेंट इसमें होगा, तो इस केसेस में हमें क्या मिलने वाला है, लोकलाइज्ड डिस्टेंशन मिलने वाला है। नेक्स्ट हम अम्बिलिकस को देखते हैं। तो अगर नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल अम्बिलिकस इज सिचुएटेड सेंट्रली एंड यूजुअली इन्वर्टेड। तो सेंट्रली सिचुएटेड होगा और इन्वर्टेड होगा अगर नॉर्मल अम्बिलिकस की बात करें तो। और एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर अम्बिलिकस को लिखते हैं, ऊपर ज़ीफी स्टर्नम होगा और नीचे जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा। अब नॉर्मली जो ये डिस्टेंस होता है ज़ीफी स्टर्नम टू अम्बिलिकस एंड अम्बिलिकस टू सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये इक्वल होता है। लेकिन अगर हम एसआईटीज़ की बात करें तो एसआईटीज़ के केस में क्या होने वाला है, ज़ीफी स्टर्नम और अम्बिलिकस का जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। यानी ऊपर वाला जो डिस्टेंस है ज़ीफी स्टर्नम और अम्बिलिकस के किस में होने वाला है, एसआईटीज़ के केस में। और अगर हम सेकंड केस की बात करें, ओवेरियन ट्यूमर की बात करें, तो यहाँ पर अम्बिलिकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। यानी एक केस में अम्बिलिकस और ज़ीफी स्टर्नम का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है जो एसआईटीज़ का केस है, और एक केस में अम्बिलिकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो रहा है। यानी जो ज़ीफी स्टर्नम और अम्बिलिकस का है वो डिस्टेंस कम हो जाएगा और अम्बिलिकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। किस केस में, ओवेरियन ट्यूमर के केस में। अब कुछ कंडीशंस देखते हैं। जैसा एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं स्माइलिंग अम्बिलिकस। ये हमें एसआईटीज़ के केस में देखने को मिलेगा। एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं क्राइंग अम्बिलिकस। ये हमें देखने को मिलेगा पेटेंट यूरेकस के केस में। अब पेटेंट यूरेकस क्या है, इट इज़ ओपनिंग बिटवीन ब्लैडर एंड बेली बटन। तो जो हमारा बेली बटन होता है और जो ब्लैडर होता है इसके बीच में ओपनिंग होती है, तो इस केस में क्या होने वाला है, लीकेज होगा। तो यहाँ पर हमें लीकेज देखने को मिलेगा और इस केस में जो अम्बिलिकस होगा उसको हम कहेंगे क्राइंग अम्बिलिकस। इसके अलावा हमें दो साइन देखने को मिलते हैं जिनको हम कहते हैं कलेन साइन एंड देयर इज ग्रे टर्नर साइन। तो एक है कलेन साइन और एक है ग्रे टर्नर साइन। तो जो कलेन साइन है इसमें क्या होता है, अम्बिलिकस के अराउंड यानी अराउंड द अम्बिलिकस यहाँ पर ब्लू जो है डिस्कलरेशन होगा। तो अगर ब्लू डिस्कलरेशन जो है अम्बिलिकस के अराउंड हो रहा है तो इसको हम कलेन साइन कहते हैं। और अगर ये फ्लैंक एरिया में ब्लू डिस्कलरेशन हो रहा है यानी साइड्स में, तो हम इसको ग्रे टर्नर साइन कहते हैं। और ये दोनों साइन हमें एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के केस में मिलते हैं। ये दोनों साइन कलेन साइन और ग्रे टर्नर साइन हमें एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के केस में मिलते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हम देखते हैं जिसको कहते हैं चेरी रेड स्वेलिंग। तो चेरी रेड स्वेलिंग जो होती है अम्बिलिकस की, ये हमें इन्फ्लेम्ड मैकल डाइवर्टिकुलम के केस में मिलता है। इन्फ्लेम्ड मैकल्स डाइवर्टिकुलम, तो इस केस में हमें चेरी रेड स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं स्माइल अम्बिलिकस, एसआईटीज़ के केस में, क्राइंग अम्बिलिकस, पेटेंट यूरेकस के केस में, कलेन साइन और ग्रे टर्नर साइन हमें एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के केस में मिलेंगे और चेरी रेड स्वेलिंग हमें इन्फ्लेम्ड मैकल डाइवर्टिकुलम के केस में मिलेगी। अब एब्डोमिनल मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो नॉर्मली एब्डोमिनल वॉल बल्जेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड फॉल्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। तो जब हम इंस्पायर करेंगे तो एब्डोमिनल वॉल जो है वो बल्ज करेगी। ऐसा हम एक्सपायर और इंस्पायर करके भी हम देख सकते हैं। तो बल्ज होगा इंस्पिरेशन के केस में और इसका अपोजिट होने वाला है एक्सपिरेशन के केस में। लेकिन अगर पेरिटोनाइटिस हो जाए तो एब्डोमिनल मूवमेंट्स एब्सेंट हो जाते हैं, क्योंकि पेरिटोनाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम। तो ये पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन है। तो क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगा तो जब भी मूवमेंट्स होंगी तो मूवमेंट होने पर जो इन्फ्लेम्ड एरिया है वो जाके टच होगा। तो जब भी टच होगा उससे हमें पेन होने वाला है। तो इस केस में मूवमेंट्स जो हैं एब्सेंट हो जाते हैं ताकि पेन से बचा जा सके। अब देखते हैं पल्सेशंस। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो पल्सेशन जो है वो नॉट विजिबल होते हैं।
तो दीज आर नॉट विजिबल नॉर्मली। लेकिन कुछ कंडीशंस में हमें दिख सकते हैं, जैसे एओर्टिक पल्सेशंस की अगर हम बात करें तो एओर्टिक पल्सेशंस एनीमिक इंडिविजुअल्स में दिखेंगे। और अगर एओर्टिक एन्यूरिज्म का केस है तो इस केस में हमें एक्सपेंसाइल पल्सेशंस देखने को मिलेंगे। तो जो पल्सेशंस है नॉर्मली तो विजिबल नहीं होंगे, लेकिन एओर्टिक पल्सेशंस एनीमिक इंडिविजुअल्स में और एओर्टिक एन्यूरिज्म के केस में एक्सपेंसाइल जो है ये पल्सेशंस हमें देखने को मिलेंगे। अब अगर डायलेटेड वेन्स की बात करें तो अगर वेन्स डायलेटेड हैं इसका मतलब क्या होगा कि वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है जिसकी वजह से वेन्स जो हैं वो डायलेट हो चुकी हैं। तो डायलेटेड वेन्स हमें वीनस ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे। जैसे एग्जांपल, अगर इंफीरियर वेना केवा का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इंफीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन, इस केस में हमें जो साइड्स होंगी, हमारी साइड्स में क्या है, डायलेटेड वेन्स देखने को मिलेंगी। तो एब्डोमेन जो होगा उसके साइड जो होंगे उसमें हमें डायलेटेड वेन्स देखने को मिलेंगी। और एक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन पोर्टल वेन में हो तो एक ख़ास तरह का हमें डायलेशन देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं कैपेट मेड्यूसे। जैसा मेड्यूसा का नाम हमने सुन रखा होगा उसी तरीके से यहाँ पर कैपेट मेड्यूसे जो हम देखेंगे कि अम्बिलिकस के अराउंड जो है, यहाँ पर अम्बिलिकस है उसके अराउंड हमें यहाँ पर ऑल डायरेक्शंस में, तो यहाँ पर अम्बिलिकस के अराउंड ऑल डायरेक्शंस में हमें यहाँ पर डायलेटेड वेन्स दिखेंगे जिसको हम कैपेट मेड्यूसे बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हर्नियल साइट्स। तो यहाँ पर कुछ साइट्स हो सकते हैं जब हर्निया, जहाँ पर एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल, इंग्वाइनल, फीमोरल, तो ये कुछ हर्निया के टाइप्स हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हर्नियल साइट इन द ग्राउंड शुड बी सीन फॉर एनी स्वेलिंग। तो जहाँ पर हर्नियल साइट होगा वहाँ पर क्या होगी, स्वेलिंग होगी, एक्सपेंशन वगैरह वहाँ पर रहता है, तो इस वजह से वो हमें दिख जाएगा स्वेलिंग के फॉर्म में। लेकिन इफ़ देयर इज़ नो स्वेलिंग, अगर नहीं दिख रहा है तो हमें पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू स्टैंड अप, पेशेंट को हमें खड़े रहने को बोलना है, टर्न हिज हेड टू वन साइड एंड कफ, और उससे बोलना है कि अपने हेड को एक तरफ अपने हेड को टर्न कर लेंगे और उसके बाद वो कफ करेंगे। तो जब पेशेंट कफ करेगा तो उसकी वजह से एक इम्पल्स आने वाला है, और जहाँ पर जो भी साइट होगा जहाँ पर स्वेलिंग होगी तो वहाँ पर एक एक्सपेंशन होगा, और इस एक्सपेंशन की वजह से वहाँ पर, क्योंकि जब हम कफिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्सपेंशन होगा और उसके बाद से इम्पल्स आने वाला है। तो यहाँ पर एक कफिंग इम्पल्स आएगा और वहाँ पर इससे हमें पता लग जाएगा हर्निया का। तो अगर इनकेस हर्निया साफ दिख रहा है तब तो सही बात है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा तो हमें क्या करना है, पेशेंट से कहना है कि एक तरफ सर करके फिर उन्हें कफ करना है। तो कफ के केस में हमें जो पोर्शन होगा, हर्नियल साइट होगा, वो हमें अच्छे से दिख जाएगा। नेक्स्ट इज स्किन ओवर द एब्डोमेन। तो अगर एब्डोमेन की स्किन जो है वो स्मूथ है एंड शाइनी है तो डेट मीन्स देयर इज डिस्टेंशन। तो अगर डिस्टेंशन होगा तो वहाँ पर स्किन स्मूथ एंड शाइनी मिलेगी, और अगर यही स्किन रिंकल्ड है डेट मीन्स कि यहाँ पर ओल्ड डिस्टेंशन है, यानी यहाँ पर पहले डिस्टेंशन हुआ था और क्योंकि वो डिस्टेंशन रिलीव हो चुका है तो यहाँ पर जो स्किन है वो रिंकल्ड हो चुकी है। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा, जैसे कोई स्कार मार्क तो नहीं है, हमें स्कार मार्क्स भी देखने होंगे। अब स्कार मार्क्स कैसे हो सकते हैं, इट कैन बी ड्यू टू बर्न, और सर्जरी के भी स्कार मार्क्स हो सकते हैं। इंस्पेक्शन के बाद अब हम पाल्पेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हम टेंडरनेस देखेंगे। टेंडरनेस इज पेन ऑन प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और वहाँ पर पेन होता है, डेट मीन्स कि टेंडरनेस है। अब ये जो अलग अलग साइट हो सकते हैं वहाँ पे टेंडरनेस हो सकता है, जिसके डिफरेंट कॉजेज होंगे, जैसे कि हम देखते हैं एपिगैस्ट्रियम रीजन। तो अगर एपिगैस्ट्रियम रीजन में हमारे पेन हो रहा है, डेट मीन्स वहाँ पर अगर टेंडरनेस है, डेट मीन्स पेप्टिक अल्सर हो सकता है, यानी पेप्टिक अल्सर के केस में एपिगैस्ट्रियम रीजन में टेंडरनेस होगी। सिमिलरली राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इस रीजन में अगर टेंडरनेस है तो इट कैन बी ड्यू टू हेपेटाइटिस।
और कोलिसिस्टाइटिस। तो इन केसेस में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमें टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर एक टेंडरनेस है जो मैकबर्नी पॉइंट पे मिलती है एंड इट इज सीन इन एपेंडिसाइटिस। तो एपेंडिसाइटिस के केस में जो टेंडरनेस है वो हमें मैकबर्नी पॉइंट पर मिलेगा। अब मैकबर्नी पॉइंट को हम कैसे देखेंगे, अगर यहाँ पर अम्बिलिकस को ले और दूसरी तरफ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन हो, तो यहाँ से एक ऐसा पॉइंट जो अम्बिलिकस से 2/3 पर हो, यानी अगर इसको 3 पार्ट्स में बांटें तो अगर 2/3 पे, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 पे जो पॉइंट होगा इसी को हम मैकबर्नी पॉइंट बोलेंगे। तो अगर यहाँ पर हमें पेन टेंडरनेस मिलती है यानी पेन ऑन प्रेशर, डैट मीन्स कि एपेंडिसाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हमें 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए जो है गार्डिंग और रिजिडिटी। तो अगर हम गार्डिंग की बात करें तो ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है एंड रिजिडिटी भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है। तो इस मामले में तो ये दोनों सेम हो गए और ये दोनों जो है डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से ये होता है। ये भी डिफेंस मैकेनिज्म वाला है। फ़र्क क्या है, जो रिजिडिटी है उसकी खास बात क्या है, इट इज़ ओवर एंड इन्फ्लेम्ड ऑर्गन। तो रिजिडिटी जो है अगर किसी ऑर्गन के पास में इन्फ्लेमेशन हो रखा है उसकी वजह से होता है, और गार्डिंग जो है नॉर्मल जो है डिफेंस मैकेनिज्म ही है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि रिजिडिटी है और क्योंकि इन्फ्लेम्ड ऑर्गन की वजह से है, तो अगर हम इसको वॉलेंट्रीली रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, यानी चाहेंगे कि थोड़ी देर में रिलैक्स कर जाए, तो ये नहीं होने वाला है। लेकिन फर्स्ट केस में क्या होगा, ये ग्रेजुअली रिलैक्स कर जाएगा। यानी अगर हम उसको कंफर्टेबल पोजीशन दे देते हैं, पर्सन को अगर हम कंफर्टेबल कर देते हैं तो ये रिलैक्स कर जाएगा। तो गार्डिंग और रिजिडिटी में क्या फ़र्क है, गार्डिंग और रिजिडिटी दोनों मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, दोनों डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन फ़र्क ये है कि रिजिडिटी जो है इट इज़ ओवर एंड इन्फ्लेम्ड ऑर्गन। तो क्योंकि इन्फ्लेम्ड ऑर्गन पे है, तो अगर हम अगर अपने वॉलेंट्री एक्शन के थ्रू हम चाहेंगे कि थोड़े टाइम में रिलैक्स कर जाए, तो रिलैक्स नहीं करने वाला है। लेकिन गार्डिंग जो है ग्रेजुअली रिलैक्स कर जाएगा जैसे हम उसे कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। रिजिडिटी के एग्जांपल जैसे कौन से केसेस में हमें रिजिडिटी मिल सकते हैं, जैसा पेरिटोनाइटिस या फिर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस या फिर कोलिसिस्टाइटिस। इन सब केसेस में क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो इन सब केसेस में हमें रिजिडिटी देखने को मिल सकती है। अब पाल्पेशन में आगे देखते हैं कि लीवर को कैसे पाल्पेट करेंगे। तो लीवर को पाल्पेट करने के लिए हमें क्या करना है, राइट इलियक फोसा से हैंड को लेकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ, राइट साइड में ही ऊपर की तरफ हमें जाना है और फील करना है। तो इसके थ्रू हमें लीवर का जो है फील आएगा, लीवर को हम फील कर पाएंगे। अब क्या हो सकता है, लीवर का एनलार्जमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है कि हेपेटोमेगाली हो रखी हो, डैट मीन्स लीवर एनलार्जमेंट, यानी लीवर एनलार्ज हो सकता है। तो हम यहाँ पर पाल्पेट करते हुए क्या है, लीवर को फील कर रहे थे, तो हमने देखा लीवर कैसा है, किस तरह का है, और उससे ये भी आइडिया लग गया कि लीवर जो है अगर लीवर का एनलार्जमेंट हो रखा है तो कितना एनलार्ज हुआ है। तो यहाँ पर हम लीवर का एनलार्जमेंट देख रहे थे। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस की वजह से लीवर एनलार्ज हो सकता है, एब्सेस की वजह से हो सकता है, इट कैन बी ड्यू टू मलेरिया और काला आज़ार। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हेपेटोमेगाली हमें देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर हमें स्प्लीन को पाल्पेट करना है, हमें देखना है स्प्लीन पाल्पेट करना है, तो इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम क्लासिकल मेथड देखते हैं। अब क्लासिकल मेथड में हमें क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखना है, और सुपाइन पोजीशन में रखने के बाद हमें क्या करना है, पाल्पेट करना है हैंड के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, पाल्पेट किस तरीके से करेंगे, जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं क्लासिकल मेथड में। तो हमें राइट इलियक फोसा से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन तक, तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन तक जाना है। तो यहाँ पे जो राइट इलियक फोसा से हमें लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन तक जाना है, और जब हम जाएंगे तो डीप इंस्पिरेशन, पेशेंट जब इंस्पायर कर रहा होगा तो डीप इंस्पिरेशन के टाइम पे हमें जो स्प्लीन होगा वो फील होगा। तो स्प्लीन को हम
फील कर पाएंगे। तो ये पाल्पेशन है। बाकी जो तरीके हैं, यहाँ पर 4 तरीके हैं स्प्लीन को पाल्पेट करने के, सिमिलर तरीके हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन अगर हम क्लासिकल समझ लेते हैं तो बाकी समझना ईजी होगा। तो क्लासिकल में हम क्या देख रहे हैं कि राइट साइड से लेफ्ट की तरफ हम जा रहे हैं, यानी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन से, और फील करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके हमें स्प्लीन फील होगा। अब कुछ और मेथड्स हैं जिसको, जो सेकंड मेथड है जिसको बाई मैनुअल कहते हैं, इसमें भी हमें फील करना होगा, लेकिन यहाँ पर बाई मैनुअल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने दोनों हाथ का इस्तेमाल कर रखा है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चेस्ट पे हाथ रखा हुआ है और दूसरे हाथ से हम फील करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली देयर इज हुकिंग मेथड। तो जैसा हैंड से हम हुक बनाकर यहाँ पर फील करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको हम हुकिंग मेथड कहते हैं, और यहाँ पर इसको लास्ट वाला जो है इसको डिपिंग मेथड कहते हैं। सारे मेथड से हमें करना है सिर्फ इतना ही है कि हमें स्प्लीन को फील करने की कोशिश करनी है। तो थेरेटिकल इतना ही है कि हमें देखना होगा कि 4 स्प्लीन के मेथड्स हो सकते हैं, क्लासिकल, बाईमैनुअल, हुकिंग एंड डिपिंग। नेक्स्ट हम गॉल ब्लैडर को देखेंगे। तो गॉल ब्लैडर इज नॉर्मली नॉट पाल्पेबल। नॉर्मली इट इज़ नॉट पाल्पेबल। तो नॉर्मली ये पाल्पेबल नहीं होता, लेकिन गॉल ब्लैडर जो है एनलार्ज हो सकता है, एंड इट कैन बी एनलार्ज इन डिफरेंट केसेस। तो वो कौन कौन से केस हो सकते हैं? फर्स्ट केस इज कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर। कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर, तो अगर गॉल ब्लैडर का कार्सिनोमा हो जाए तब जाके गॉल ब्लैडर एनलार्ज हो जाएगा। सेकेंड केस इज स्टोन एट द नेक ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के नेक पे स्टोन हो जाए तब भी गॉल ब्लैडर एनलार्ज होगा। और थर्ड हम देख रहे हैं एनलार्ज होने का इज कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैनक्रियाज, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। तो हमें ध्यान में रखना है कि एनलार्ज होने के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो एक तो कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर का हो जाए, सेकंड अगर नेक जो है गॉल ब्लैडर का वहाँ पे स्टोन हो जाए, और थर्ड हम देख रहे हैं कि हेड ऑफ पैनक्रियाज का कार्सिनोमा हो जाए, या फिर जो कॉमन बाइल डक्ट है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो सेकंड और थर्ड केस है इसमें कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ये तो बात है कि एनलार्ज हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा? स्टोन वाला जो केस है इसमें हमें नो जॉन्डिस, यानी जॉन्डिस के सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो थर्ड केस है इट इज एसोसिएटेड विद जॉन्डिस। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लीवर है, यहाँ पैनक्रियाज है और ड्यूडेनम है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा कॉमन बाइल डक्ट। तो जो कॉमन बाइल डक्ट है इसके थ्रू हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन बाइल डक्ट है यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके थ्रू बाइल का फ्लो होगा। तो अगर ये वाला केस देखते हैं स्टोन वाला, तो स्टोन वाले केस में क्या है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है और जो स्टोन है वो गॉल ब्लैडर पर है, लेकिन कॉमन बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो इस वजह से यहाँ पर जो बाइल का फ्लो जो है, यानी सेकंड केस में जो स्टोन वाला केस है इसमें बाइल का फ्लो होता रहेगा। तो इस केस में नो जॉन्डिस के फीचर आ रहे हैं। लेकिन थर्ड केस में हम देख रहे हैं कि कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैनक्रियाज, तो यहाँ पर हमें पैनक्रियाज भी देखने को मिल रहा है अगर आप यहाँ देखें तो, और यहीं पर इसके पास में हम देखेंगे कि कॉमन बाइल डक्ट भी है। तो अगर कार्सिनोमा है हेड ऑफ पैनक्रियाज, या फिर सेकंड केस हम ये भी देख रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, अगर ये जो कॉमन बाइल डक्ट है यहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, तो इस केस में यानी थर्ड वाले केस में जो खास बात हमें देखने को मिल रही है कि जो बाइल फ्लो है इसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो इस वजह से जो हमें सिम्टम्स होंगे दिस विल बी एसोसिएटेड विद जॉन्डिस, जॉन्डिस के सिम्टम्स से ये एसोसिएटेड होंगे, और इसी वाले को हम कहते हैं कॉर्बोइजर लॉ। यानी अगर कोई पेशेंट आता है और उसका गॉल ब्लैडर जो है एनलार्ज्ड है, और साथ ही साथ में हम ये भी देखते हैं कि जॉन्डिस के भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो है स्टोन की वजह से नहीं हो रहा होगा। ये किस वजह से हो रहा होगा? यहाँ पर कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैनक्रियाज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, ये वजह होगी। अब हम नेक्स्ट परकशन देख रहे हैं। तो परकशन में हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक वो फिंगर जिससे हम टैप करने वाले हैं उसको हम प्लेक्सर फिंगर बोलते हैं,
और जिस पर हम टैप करेंगे उसको प्लेक्सीमीटर बोलते हैं। तो एक प्लेक्सर फिंगर होगी जिससे हम टैप करेंगे राइट साइड से, जो राइट हैंड है हमारा उससे हम टैप करने वाले हैं, और लेफ्ट जो है उस पर टैप करेंगे जिसको प्लेक्सीमीटर कहेंगे। और उसके बाद हम इसे फील करने वाले हैं कि किस तरह का हमें फील हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि अगर वाटर को अलग अलग लेवल्स पे भर दिया जाए तो उसका अलग अलग साउंड आता है। तो सिमिलरली डिफरेंट कंडीशंस में हमें डिफरेंट फील होने वाला है। जैसे अगर गैस है तो गैस की कंडीशन में हमें टिम्पैनिक नोड मिलेगी, और सिमिलरली अगर फ्लूइड का केस है तो फ्लूइड के केस में हमें डलनेस मिलेगा। तो जब हम इसे फील करेंगे तो हमें पता लगेगा कि टिम्पैनिक नोड है यानी गैस है, और फ्लूइड के केस में डलनेस मिलेगा। तो अब जो एसाइटिस होता है यानी जो अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है, इसको चेक करने के लिए हम कुछ अलग अलग चीज़ें देखते हैं जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, और डिफरेंट तरीके से हम इसको एसाइटिस को चेक करते हैं, जैसे शिफ्टिंग डलनेस, हॉर्सशू शेप डलनेस, फ्लूइड थ्रिल और पडल साइन। अब इन चारों को हम एक एक करके देखेंगे। उससे पहले ही देख लेते हैं कि जब हम इन सबको देख रहे हैं तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट वही होगा कि फ्लूइड के केस में हमें डलनेस मिलेगी यानी हमें डल फील होगा, और उसके अलावा हम एक और चीज़ देखेंगे कि जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड के थ्रू जो है क्या होंगे, वाइब्रेशंस ट्रैवल करेंगे। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा किस तरीके से हम कौन सा एग्जामिनेशन करते हैं और कैसे कैसे एसआईटीज का हमें पता लगता है। शिफ्टिंग डलनेस, तो शिफ्टिंग डलनेस जो है ये देखने को मिलता है मॉडरेट एसआईटीज के केस में। तो अगर एसआईटीज मॉडरेट है तो इस केस में हमें शिफ्टिंग डलनेस देखने को मिलेगी। हमें क्या करना है, पहले पेशेंट को सुपाइन रखना है। तो जब पेशेंट सुपाइन होगा और हमें क्या करना है, परकस करना है। तो परकस हम करेंगे, जैसे यहाँ पर मिड है तो मिड से हम परकस करके और फिर मिड से परकस करते हुए जाएंगे। तो जब हम मिड से परकस करते हुए जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो फ्लैंक एरिया होगा, यहाँ पर जो फ्लैंक एरिया होगा, तो हमें फ्लैंक्स पे क्या मिलेगा, डलनेस मिलेगी। फ्लैंक पे हमें यहाँ पर डलनेस मिलने वाली है। लेकिन इसके बाद अगर थोड़ी देर फिर हम रुकते हैं और रुक के पर्सन की पोजीशन चेंज कर देते हैं, यानी सुपाइन से उसको लेटरल पोजीशन में ले आते हैं, तब जहाँ पर हमें डलनेस मिल रही थी वहाँ पर हमें टिम्पैनिक नोड मिलेगी। जिस जगह पर हमें डलनेस मिल रही थी वहाँ पे हमें टिम्पैनिक नोड मिलने लगेगी। और इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह होगी क्योंकि जो फ्लूइड है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर फ्लूइड क्या है, शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमने उसकी पोजीशन चेंज करी तो जो फ्लूइड था वो शिफ्ट हो गया। इसी वजह से इसको जो यहाँ पर हमें पहले डलनेस मिल रहा था वहाँ पे अब हमें टिम्पैनिक नोड मिल रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड के केस में हमें डल नोड मिलता है, और जब हम उसकी बात करते हैं गैस की, तो गैस के केस में हमें टिम्पैनिक नोड मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डलनेस से टिम्पैनिक नोड में चेंज हो गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि वाटर का शिफ्ट हुआ है, फ्लूइड का शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर नाम से भी हम देखेंगे कि इस प्रोसेस जो है जो हम चेक कर रहे हैं एसआईटीज, तो इसको हम शिफ्टिंग डलनेस बोलते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसमें फ्लूइड का शिफ्ट होता है उसको हम शिफ्टिंग डलनेस बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हॉर्सशू शेप डलनेस। ये भी हमें मॉडरेट एसआईटीज के केस में मिलता है। इसका भी सिमिलर सा प्रोसेस है। इसको हमें क्या करना है, जो भी पेशेंट होगा हमें अम्बिलिकस से लेकर वेरियस डायरेक्शंस में हमें परकस करना है। तो यानी अगर यहाँ पर अम्बिलिकस है तो इसके वेरियस डायरेक्शंस में हम इसे परकस करेंगे इस तरीके से। तो जब हम परकस करेंगे तो हम देखेंगे कि जो भी डलनेस हमें मिल रही है वो हॉर्सशू शेप में मिलेगी। यानी जो डलनेस मिल रही है वो हॉर्स शू शेप में मिलेगी। जैसे अगर आप यहाँ पर एब्डोमेन देखें तो इस एब्डोमेन में हमें जहाँ जहाँ फ्लूइड होगा वहाँ डलनेस मिलेगी। तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ शेप बन रहा है और यही शेप जो है डल नोट का होगा। और बाकी जो जगह होगी वहाँ पर टिम्पैनिक नोट हमें मिलने वाला है। तो हमें यहाँ डलनेस मिलेगी और डलनेस का जो शेप होगा हॉर्सशू होगा, इसी वजह से इसे हॉर्सशू शेप्ड डलनेस बोलते हैं। और बाकी जो जगह होंगी वहाँ पर हमें टिम्पैनिक नोट मिलने वाला है। ये इसलिए होता है क्योंकि फ्लूइड जो है वो अकुमुलेट हो जाता है डिपेंडेंट पार्ट्स में। तो जब डिपेंडेंट पार्ट्स में फ्लूइड अकुमुलेट होगा तो एक ऐसा शेप बनाएगा जिसको हम हॉर्सशू शेप बोलते हैं। और इसी वजह से यहाँ हमें डल नोट मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ जहाँ फ्लूइड होगा वहाँ डल नोट मिलेगा हमें, और वहाँ हमें डलनेस मिलेगी। नेक्स्ट इज फ्लूइड थ्रिल। ये हमें टेंस एसआईटीज के केस में देखने को मिलता है। इसमें हमें क्या करना होता है, पेशेंट से बोलना होता है कि अपना जो हैंड है वो यहाँ पर मिड लाइन में यानी मिड पे रखेगा। तो ये पर्सन अपना हाथ मिड पे रखेगा और
हमें क्या करना है, एक हाथ को पाल्पेट करने के लिए फ्लैंक एरिया पर रखना है और दूसरे हाथ से हमें फ्लिक करना है। तो जब हम यहाँ पर फ्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये क्योंकि वाइब्रेशंस है तो ये डिलीवर करेंगे दूसरी तरफ और हमें अपोजिट साइड पर हमें ये फील होने वाला है। तो हमने फ्लिक जो है एक तरफ करा था लेकिन फील जो है दूसरी तरफ हुआ है। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि यहाँ पर फ्लूइड जो है वहाँ पे अकुमुलेट हो रखा है और इस फ्लूइड के थ्रू जो है वाइब्रेशंस ट्रैवल कर गए। तो ये वाइब्रेशन जो है वो ट्रैवल किए हैं फ्लूइड की वजह से। और हमने यहाँ पर पेशेंट से कहकर यहाँ पर हाथ इसलिए रखवाया है क्योंकि अगर हाथ नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि जो ट्रैवल होगा, यानी जो भी वाइब्रेशंस ट्रैवल कर रहे हैं वो स्किन के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। तो इन केस पर्सन यहाँ पर हाथ रख लेता है तो स्किन के थ्रू ट्रैवल नहीं होगा और फ्लूइड के थ्रू ट्रैवल होने वाला। नेक्स्ट इज पडल साइन। ये हमें मिनिमल एसआईटीज के केस में देखने को मिलेगा। इसमें हमें क्या करना है, पेशेंट से बोलना है कि वो ऑल फोर पोजीशन पर ऑल फोर पोजीशन पे जाएगा, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। और क्या करना है, हमें एक तरफ से फ्लिक करना है, जस्ट लाइक हमने फ्लूइड थ्रिल में फ्लिक किया था। तो वैसे भी यहाँ पर हम यहाँ पर एक तरफ से फ्लिक करेंगे और जैसा हमने वहाँ पर क्या करा था, पाल्पेट किया था, हैंड के थ्रू देखा था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ऑस्कल्टेट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करेंगे। तो जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ हम करने वाले हैं कि जब हम फ्लिक करेंगे तो स्टेथोस्कोप के थ्रू यहाँ पर ऑस्कल्टेट करेंगे। और क्या करेंगे, जब हम स्टेथोस्कोप की पोजीशन चेंज करेंगे तो पोजीशन चेंज करने से इसकी इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इनकेस अगर यहाँ पर फ्लूइड होगा तो क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ नोड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो फ्लिक करेंगे तो जैसे जैसे हम पोजीशन चेंज करेंगे, तो फ्लिक करने के बाद से अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो पोजीशन चेंज करने की वजह से, क्योंकि हमने स्टेथोस्कोप की पोजीशन चेंज करी है, तो पोजीशन चेंज करने की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये होता है पडल साइन में। अब अगर लीवर डलनेस की बात करें तो जो नॉर्मल लीवर डलनेस होता है, अगर उसकी पोजीशन की बात करें तो वो होगा 5th स्पेस इन मिड क्लैविकुलर लाइन। तो जो हमारी मिड क्लैविकुलर लाइन होगी उसमें 5th स्पेस जो होगा डेट करस्पॉन्ड टू नॉर्मल लीवर डलनेस। तो ये नॉर्मल लीवर डलनेस होगा, लेकिन क्या हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ये ऊपर की तरफ जा सकता है, यानी 4th, 3rd या फिर 4th स्पेस पर ये जा सकता है। ये किस केस में हमें देखने को मिलेगा, एब्सेस के केस में, एब्सेस ऑफ लीवर। तो एब्सेस ऑफ लीवर के केस में ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ और 3rd और 4th पे चला जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोअर शिफ्ट हो जाए, यानी 6th या फिर 7th स्पेस में देखने को मिले। ये होगा हमें कुछ ऐसे कंडीशन जैसे एम्फिजीमा वगैरह या फिर जैसे न्यूमोथोरैक्स। इन कंडीशंस में नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल लीवर डलनेस हमें 5th स्पेस में मिलेगा, ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है, नीचे भी, नीचे ऊपर शिफ्ट होगा एब्सेस वगैरह के केस में, और नीचे की तरफ 6th या 7th स्पेस पे एम्फिसीमा या न्यूमोथोरैक्स वगैरह के केस में शिफ्ट हो सकता है। अब हम लास्ट देखते हैं, डेट इज ऑस्कल्टेशन। तो उसमें पेरिस्टाल्सिस क्या है, पेरिस्टाल्सिस इज इंटेस्टाइनल साउंड्स। ये इंटेस्टाइनल साउंड्स होते हैं एंड डेट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साउंड्स आते हैं इनको इंटेस्टाइनल साउंड जो होते हैं, इसी को हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। अब क्या हो सकता है, इसमें अगर हम देखें कि अगर लाउड साउंड्स हमें सुनाई पड़े, दीज आर लाउड साउंड्स हैं, साथ में हम देखेंगे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हमें देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि देयर इज क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन। अब ये क्या सजेस्ट करेगा, ये तीनों चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं तो ये सजेस्ट करेगा कि देयर इज बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जो बॉवेल है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे चीज़ फंसी रहेगी, तो यहाँ पर डिस्टेंशन हो जाएगा एब्डोमेन का और वहाँ पर पेन भी होने वाला है। और इसमें जो साउंड्स हमें सुनाई देंगे वो लाउड होंगे। तो इफ़ देयर इज लाउड साउंड्स विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, दैट सजेस्ट कि बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। उसके अलावा इफ़ देयर इज एब्सेंस ऑफ बॉवेल साउंड्स,
तो अगर वॉवेल साउंड्स हमें एब्सेंट मिल रहे हैं तो इट विल सजेस्ट कि इलियस है, डैट इज लैक ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट नहीं हो पा रही, जिसको हम इलियस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वॉवेल साउंड्स एब्सेंट हो गए। अब आर्टेरियल ब्रूट हम देख लेते हैं। तो आर्टेरियल ब्रूट क्या होता है, दीज आर वेरिएबल हार्श साउंड्स। तो ये वेरिएबल हार्श साउंड होते हैं और किस लिए होते हैं, दीज आर ड्यू टू टर्बुलेंस। टर्बुलेंस की वजह से होने वाले हैं हार्श साउंड अगर हमें सुनाई देते हैं टर्बुलेंस की वजह से, तो इसको हम आर्टेरियल ब्रूट कहते हैं। अब हमें लाउड ब्रूट ये कब सुनाई देंगे, तो क्योंकि टर्बुलेंस होगा तब ये सुनाई देते हैं। तो ऐसे केसेस में जहां पर कोई ना कोई टर्बुलेंस आ रहा हो, जैसा हम देख सकते हैं कि एओर्टिक एन्युरिज्म के केस में या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, इन केसेस में हमें लाउड ब्रूट सुनाई देगा। तो यहाँ पर हमने एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर लिया है।